अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा शुरू है चैप्टर नंबर 9, थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ MA1। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितनी वीडियो मैंने बताई हैं उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। आज जो ये चैप्टर है इसमें हम 3 तरीके के नए कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, उसी तरह के ये भी 3 है: जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ पर तो ये बहुत बहुत बेसिक लेवल के हैं। आप लोग MA2 या F2 में बहुत इसको एडवांस लेवल पे पढ़ोगे। यहाँ पर ये बहुत ईजी है, लेकिन एक जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो कंपैरिजन अगर उसका करें जॉब बैच मार्जिन एब्जॉर्प्शन से सॉरी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द जॉब कॉस्टिंग। नहीं, हम जॉब कॉस्टिंग करते हैं। जॉब कॉस्टिंग पहले मैं आपको बताऊं होता क्या है। जॉब कॉस्टिंग यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिशियंस की जो शॉप्स इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, प्लम्बर्स या डिफरेंट। जैसे अब मैं आपको एक और बड़े मज़े की एग्जांपल बताऊँ, लड़के तो इस एग्जांपल को बहुत जल्दी कैच कर लेंगे कि जब आप लोगों के घर में कोई शादी आती है तो आप लोग रोटी वाले के पास जाते हो और उससे कहते हो रात को कि हमें रात के टाइम रोगनी चाहिए और 100 पीसेज हमें चाहिए, 100 रोगनियाँ चाहिए। अब रात को तो रोगनी तो वैसे बनती नहीं है ना, वो तो रोटी बना रहे होते हैं रात के टाइम। अब वो आपके लिए स्पेशल स्पेशल रोगनी बनाएंगे, स्पेशल आपके लिए वो पेड़ा बनाएंगे, स्पेशल आपके लिए वो जो ऊपर वो तिल से होते हैं वो डालेंगे। तो जो स्पेशल आपके लिए वो काम करेंगे, जो आपके लिए वो स्पेशल काम करेंगे, जो आपके लिए वो स्पेशल काम करेंगे, उसे कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। या आपके एक और एग्जांपल ले सकते हो कि आपके घर में बिजली ख़राब हो गई है, बल्ब ख़राब हो गया, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इसी तरह आपके मामू का घर है, वहाँ पर एक स्विच बोर्ड ख़राब हो गया, वो भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। अब वहाँ पर हमारे घर जो इलेक्ट्रिशियन आएगा वो बल्ब सही करने आएगा, लेकिन मामू के घर जो जाएगा वो स्विच बोर्ड सही करने जाएगा। तो दोनों अलग अलग काम है। मतलब वो यूज़ करेगा जॉब कॉस्टिंग, स्पेशल रिक्वेस्ट पे आएगा, स्पेशल जो वो आप काम करोगे वो करेगा, ठीक है। और मामू के घर जो वो काम करेंगे वो करेगा। तो वो इसलिए यूज़ करते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग का अपना एक कॉस्ट कार्ड आता है जो कि वही पुराना वाला कॉस्ट कार्ड है, लेकिन बस सिर्फ पर जॉब आ जाता है। जैसे कि DMC है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर जॉब, DLC पर जॉब, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर जॉब, प्राइम कॉस्ट पर जॉब, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर जॉब। तो करते करते हमारे पास जब अपना हम प्रॉफिट पर जॉब डालते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस पर जॉब आ जाती है। ये क्यों हम निकालते हैं कि अब एक बंदा हमसे आके कहता है ना, यार मेरे घर में आपने बिजली का सारा काम करना है, ठीक है, हमारा नया घर बना, हमें बताओ एक कोटेशन दो कि कितना खर्चा आएगा। तो आप एक अपना पुराने एक्सपीरियंस से बेस्ड जो कि मार्जिनल कॉस्ट, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग पास डेटा यूज़ करते हो और बजटेड डेटा निकालते हो, ठीक है। तो आपने इसमें बजटेड डेटा निकालना है, आपने बजटेड सेलिंग प्राइस निकालनी है, उसको एक कोटेशन देनी है कि यार आपका 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, ठीक है। आप अपना प्रॉफिट डाल कैसे बताओगे? इसीलिए ये कॉस्ट कार्ड यूज़ करते हैं कि हम लोग एक कोटेशन निकाल सकें, हम लोग एक एस्टिमेटेड प्राइस निकाल सकें और हम अपने कस्टमर को दे सकें कि आपका इतना एक्सपेंस आएगा, ठीक हो गया। बस यही है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग अपने इसमें कुछ वो होते हैं, कॉस्ट कार्ड होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जॉब कॉस्ट कार्ड, जॉब नेम लिखना होता है, एस्टिमेटेड रेफरेंस, स्टार्ट इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम सारा, फिर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर उसके बाद सारी समरी कितना यूज़ हुआ है सारा, और आखिर में आपने इनवॉइस प्राइस लिख देनी है। फिर डायरेक्ट मटेरियल फॉर जॉब्स, जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल ऐड होते हैं, तो उसके लिए कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ है मटेरियल का, ठीक है। इसमें उसी कॉस्ट कार्ड में से मटेरियल अभी ऐड किया गया है। शायद एक जॉब हो जो पूरा महीना चलनी है, जैसे बिजली का काम होना है, वो तो एक दिन में नहीं होना ना, वो पूरा महीना होता रहना है। तो रोज़ाना एक नई वायरिंग आएगी, नए बल्ब्स आएंगे, तो उसकी उसी तरह से डिफरेंट डेट्स के साथ मटेरियल हमने इंटर कर देना है। इसी तरह लेबर कॉस्ट है, एक दिन आपको एक आपका अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ आपको कुछ बंदे भी चाहिए होंगे ना जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी तरह डिफरेंट ग्रेड्स के लोग यूज़ होते हैं, उसी तरह ऐड हो जाता है एक्सपेंसेस। आपने कोई चीज़ हायर की है, कोई बल्ब लगाने की कोई मशीन है, नई मशीन आई है, तो वो आपके पास नहीं है, तो आपने उसको बाहर से जाके रेंट पे लिया, तो वो कहते हैं हम एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ओवर हेड्स आ गए, जैसे आप आए हो तो पेट्रोल का खर्चा हो रहा है आपका बाइक का रोजाना, वो ऐड कर दिया। इसके बाद आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच हमें पता है कि मतलब कोई मिला के कोई चीज़ बनाना। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, सॉरी यार, ये बैच के स्पेलिंग क्या लिखे हैं मैंने, माशाल्लाह से। अच्छा, बैच कॉस्टिंग में आपको एक एग्जांपल बताऊं। बैच कॉस्टिंग में जो होता है ना, आपके जितने यूनिट्स होते हैं ना, वो एक बैच में ना सेम होते हैं, ठीक है। और फिर वो दूसरे बैच से डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लाइक अब एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है,
अब उसने एक शर्ट बनानी है, शर्ट का डिज़ाइन कैसे होता है यार, बस शर्ट बनानी है। अब ठीक है, एक शर्ट बना रही है वो रेड और एक शर्ट बना रही है वो ब्लू। अब वो जो एक बैच बनाएगी वो कहेगी अब मैंने रेड शर्ट्स बनानी है, ठीक है। अब वो रेड शर्ट्स बनाएगी एक बैच में, फिर दूसरे बैच में बनाएगी वो ब्लू शर्ट्स, ठीक है। जो एक बैच में होंगी सारी रेड शर्ट्स एक जैसी होंगी और दूसरे बैच में ब्लू शर्ट्स एक जैसी होंगी। तो अब इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। बैच कॉस्टिंग मतलब चीज़ें जो होती हैं वो बैचेज में बनती हैं। लाइक जैसे मैंने आपको इस शर्ट की एग्जांपल दे दी, या कोई डिज़ाइन आ गया, जैसे इस पर लिखा हुआ है इमरान खान, इस पर लिखा है नवाज शरीफ, तो अब वो इमरान खान वाली जितनी शर्ट्स होगी वो एक बैच में बनाएगी, ताकि वो एक ही तरह एक ही टाइम पे मशीन जो है वो एक ही स्टैंप लगा रही हो, और फिर जो नवाज शरीफ की शर्ट्स होंगी वो अलग बनाएंगी, ठीक है। इसका क्या बनाता है, कॉस्ट, क्या लिखेंगे यार, कॉस्ट टेकन बाय प्रोड्यूस फॉर, या कॉस्ट टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग वन बैच डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन वन बैच। मतलब अगर एक बैच को बनाने के लिए 1 लाख रुपए कॉस्ट आई है, 100,000, और 1000 यूनिट बने हैं, तो पर बैच 100 रुपए का, पर चीज़ पर यूनिट 100 रुपए की हो गई। पर यूनिट हमने कॉस्ट चार्ज कर देनी है 100 पर यूनिट। बस ये इतना सिंपल था, बैच जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। इसके क्वेश्चन हम किट में करेंगे तो आप लोग और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या हो रहा है, किस तरह ये सॉल्व होंगे। तो किट का इंतज़ार करना है, किट ज़रूर आपने वीडियोस देखनी है, क्योंकि किट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। अब शुरू होता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग, द मोस्ट तो नहीं कहेंगे, द टफेस्ट, देन जॉब एंड बैच। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग हमें समझ पड़ी है, प्रोसेस तो जो ऐसी कोई चीज़ को प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू चार्ज करते हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बनती है। जैसे गाड़ी हो गई, गाड़ी पहले उस पर मेटल शीट लगती है एक डिपार्टमेंट में, फिर वो दूसरे प्रोसेस में जाती है जहाँ पर उसे फैब्रिक लगती है, तीसरे प्रोसेस में जाती है जहाँ पर उस पर इंजन लगता है। तो हमने उसको चार्ज करना होता है हर प्रोसेस में, उसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट ज़्यादा होते होते हर प्रोसेस पे एक फाइनल प्राइस हम निकाल लेते हैं और गाड़ी फिर उतने पे बेचते हैं अपना प्रॉफिट ऐड करके। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस 1 हो गया, फिर उसके बाद जाता है प्रोसेस 2 में, फिर जाता है प्रोसेस 3 में। तो इस तरह डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू निकलती है प्रोडक्ट, बनती है प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इस प्रोसेस का इनपुट होगा उससे हम मटेरियल ऐड करेंगे, लेबर ऐड करेंगे, तो हमारा एक बन जाएगा आउटपुट। तो ये जो आउटपुट होगा, ये जब प्रोसेस 2 में जाएगा तो ये इसका आउटपुट नहीं, इसका इनपुट बन जाएगा। फिर हम एडिशनल मटेरियल ऐड करेंगे, एडिशनल लेबर ऐड करेंगे, फिर हमारा इससे आ जाएगा आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2। ये आउटपुट जाएगा प्रोसेस 3 में, इनपुट बन जाएगा। इसमें फिर हम प्लस एडिशनल प्रोसेस 3 की मटेरियल ऐड करेंगे, प्लस एडिशनल लेबर ऐड करेंगे, फिर हमारा आउटपुट बन जाएगा, और ये आउटपुट बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। लाइक मैं आपको समझाऊं, गाड़ी जब प्रोसेस 1 में आती है तो वहाँ पर उसकी ऊपर मेटल शीट लगना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, उसमें मटेरियल लग रहा होता है, शीट जो आयरन मेटल शीट होती है, लेबर लग रहा होता है, जो लेबर उसको जोड़ रहा होता है, फिर वो आउटपुट बन जाती है, एक मेटल बॉडी में एक गाड़ी बन जाती है। फिर प्रोसेस 2 में जाती है जहाँ पर उसमें सीटें वीटें लगती हैं, तो वो सीटों की फैब्रिक आपका मटेरियल हो गया, उसको लगाने वाला लेबर हो गया। तो उसके बाद जो आउटपुट बनता है वो मेटल बॉडी होती है और उसमें सीटें लगी होती हैं। उसके बाद प्रोसेस 3 में जाती है तो उसमें इंजन, स्टीयरिंग और ये जितने भी गियर बॉक्स वगैरह होते हैं ये लग जाते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल लग रहा है, गियर बॉक्स वगैरह, इंजन वगैरह, और लेबर लग रहा है जो कि इन चीज़ों को लगा रहा है, तो आपका गाड़ी बन जाती है। ठीक है, ये आप लोग समझो। अब इसकी कॉस्ट निकालने का एक तरीका तो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। इनपुट कॉस्ट मतलब जितनी कॉस्ट लगी है डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट। एक्सपेक्टेड यूनिट्स क्यों कहा जाता है आपको इसके बाद टॉपिक में समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी आप खाली सुनो। या आप इसका एक टी अकाउंट बनाते हो, टी अकाउंट के थ्रू सबसे ज़्यादा इजी काम होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली टी अकाउंट इज द मोस्ट इजी थिंग। आप यहाँ पे लिखते हो इनपुट, यहाँ पे लिखते हो मटेरियल, यहाँ पे लिखते हो लेबर, और यहाँ पे लिखते हो आउटपुट। अब ये मैंने क्या लिखा है देखो, ये प्रोसेस 2 की एग्जांपल लेते हैं। इनपुट लिखा हुआ है तो इसलिए हम प्रोसेस 2 की एग्जांपल से लेंगे, या प्रोसेस 1 भी ले सकते हैं। इनपुट हमने किया 10 गाड़ियाँ की, और टोटल 10 गाड़ियों पे अभी तक कॉस्ट जो इनपुट इस प्रोसेस तक लगी हुई थी, पर यूनिट लगी हुई थी ना, हमने यहाँ पर यूनिट निकाला था तो लगी हुई थी 100 रुपये, और हो गई हमारे पास 1000 रुपये टोटल। अब मटेरियल ऐड हुआ,
5,000 रुपये का और मतलब 5,000 रुपये का और मटेरियल ऐड हुआ और लेबर हमारा लगा 4,000 रुपये का। तो टोटल इनपुट, टोटल यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास? इस वक्त 10 यूनिट है और टोटल खर्चा कितना हो गया? 19,000। अब ये हमारे पास टोटल खर्चा है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 19,000 इज टोटल कॉस्ट। और हमारे पास टोटल यूनिट कितने हैं? गाड़ियाँ तो हमारे पास वही 10 होंगी ना, ठीक है, गाड़ियाँ तो हमारे पास जो पीछे से आ रही हैं वही 10 गाड़ियाँ होंगी। अब 190 हो गए पर यूनिट। अब यहाँ पर जो हमारे पास होगा आउटपुट वो 10 गाड़ियाँ होंगी, 190 पर कार होगी और टोटल खर्चा हुआ होगा 190,000। टी अकाउंट हमें पता है हमेशा इक्वल आता है, 19,000 यहाँ भी हो गया और 19,000 यहाँ भी हो गया। तो ये हो गया टी अकाउंट, इसकी कॉस्टिंग निकालने का तरीका। आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएंगे, आपको कहेगा इनपुट कॉस्ट ये और एक्सपेक्टेड यूनिट ये है, हमें बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी प्रोसेस 2 में। तो ये प्रोसेस 1 का इनपुट था, उसको हमने प्रोसेस किया और उसके बाद ये हमारे पास आउटपुट आ गया प्रोसेस 2 का। अब ये जाएगा प्रोसेस 3 में, दोबारा टी अकाउंट बनेगा, इनपुट आएगा ये 1, हमें पता है ना प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 का इनपुट हो जाएगा। 10 लिखेंगे, 190 लिखेंगे, फिर मटेरियल ऐड होगा, फिर ये 10 गाड़ियाँ जो बनेंगी इनकी कॉस्ट और ज़्यादा पर यूनिट और ज़्यादा हो चुकी होगी। जैसे यहाँ पर 100 था, जब यहाँ पर आउटपुट निकला तो 190 हो चुका था। अब अगर प्रोसेस 1 है तो इसमें इनपुट नहीं आएगा, इसमें नया मटेरियल इनपुट होगा और 10 गाड़ियाँ साथ लिखी होंगी कि 10 गाड़ियों पे काम हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर नई 10 गाड़ियाँ स्टार्ट होंगी। 5,000 उधर हमारे पास देखो, अगर ये प्रोसेस 1 का मैं बताऊँ तो हमारे पास 10 गाड़ियाँ स्टार्ट होनी थी, मटेरियल हमारा लगा 9,000 रुपये का और लेबर हमारा लगा 1,000 रुपये का, तो टोटल 10,000 रुपये हो गया। आउटपुट कितना आया? 10 गाड़ियाँ और 10,000 रुपये टोटल, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 तो 100 रुपये आता है, तो यहाँ पर 100 रुपये आ गया। यही चीज़ प्रोसेस 1 का आउटपुट था, तो ये प्रोसेस 1 का इनपुट बन गया। अब यही चीज़ प्रोसेस 2 का आउटपुट है, तो ये प्रोसेस 3 का हमारे पास इनपुट बन जाएगा। ठीक हो गया, ये आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमारी बात आती है थोड़ी सी मुश्किल, जो कि है लॉस मीन्स, देखो आपको मैं एक चीज़ समझाऊं, एक खाली एग्जांपल के समझा रहा हूँ। ये एक कपड़े का पीस है, इसमें से बन रही है ये शर्ट बन रही है। अब इसमें ये जो कपड़ा है सारा ये ज़ाया हो गया, ये लॉस हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अब लॉस हो गया। बस ये अब एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा हर हालत में ज़ाया होगा। 100% कपड़ा लगा, ये 100% है टोटल, तो इसमें से 90% शर्ट बन रही है और 10% ये जो ज़ाया हो रही है इसकी वैल्यू है 10%। तो क्वेश्चन में आता है कि यार चलो 1 मिनट, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बाद में। आपने इसका निकालना कैसे है? देखो इसका निकालना हमने इस तरह है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब जो एक्सपेक्टेड यूनिट, इसलिए मैंने कहा था कि लॉस भी हो सकता है, इसलिए हमने एक्सपेक्टेड यूनिट लिखना है। ये एक्सपेक्टेड यूनिट होगा आउटपुट यानी टोटल इनपुट माइनस लॉस, तो हमारे पास आउटपुट यूनिट आ जाएंगे। हम कहते हैं 100 kg या 100 kg हमारे पास कपड़ा इंटर हुआ था प्रोसेस में, उसमें से हमारा 10 kg ज़ाया हो गया, तो इनपुट 100 kg था, 10 kg ज़ाया हो गया, तो कितना kg रहेगा? 90 kg रह गया। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? 90 kg। हमारा प्रोसेस 2, देखो एक मैं आपको बताऊं, प्रोसेस 1 है, फिर प्रोसेस 2 आता है, फिर प्रोसेस 3 आता है। कहते हैं प्रोसेस 1 से जाते हैं 100 kg कपड़ा और प्रोसेस 2 में हमेशा 10% कपड़े का ज़ाया हो जाता है। तो 100 kg का 10% होता है 90 kg, तो 90 kg आउटपुट आता है। तो ये 10% ज़ाया होता है, तो ये हमारा इनपुट 100 kg ज़ाया 10% जो कि 10 kg आता है, तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना आ गया? 90 kg। अब इसका भी टी अकाउंट बनाने का एक तरीका है, वही सब कुछ इनपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स भी हम ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को मिला के ना प्रोसेस कॉस्ट में कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटपुट तो हम लिखेंगे लेकिन इधर लॉस भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉस भी लिखेंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं वही गाड़ी वाली एग्जांपल लेते हैं कि 10 गाड़ियाँ इस प्रोसेस में एंटर हुई थी 1,000 रुपये की, मटेरियल इधर लगा 5,000 रुपये का और लेबर लगा 4,000 रुपये का, ओवरहेड्स भी हम घटा देते हैं, ठीक है। 100 पर यूनिट आ गया, यहाँ पर आ गया 19,000 10 गाड़ियों पर लग गए। लेकिन हम कहते हैं ये 10 गाड़ियाँ प्रोसेस 2 में एंटर हो रही है ना, ये प्रोसेस 2 का है, ठीक है। इसमें एक गाड़ी हमेशा हमारी रिजेक्ट हो जाती है, गलत साबित हो जाती है, कुछ उसमें कमियां होती हैं। तो अब लॉस में हम एक गाड़ी लिखते हैं और इसकी पर यूनिट कैसे निकालते हैं? हमें पता है 19,000 टोटल कॉस्ट लग रही है और 10 गाड़ियां बन रही है, तो 190 पर कॉस्ट है,
तो हम इधर लिख देते हैं 19। देखो इधर क्या आएगा, हमारा लॉस हुआ एक गाड़ी का, तो ये एक गाड़ी 190 की कॉस्ट करती थी ना, तो अब इसको हम नॉर्मल लॉस की तो कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो ज़ाया हो जाती है ना, इसको हम इधर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। 190 हमें पता है, पहले हम अगर लॉस ना होता तो ये पर यूनिट आ रहा था। अब इसका पर यूनिट कैसे निकालेंगे ताकि हम आउटपुट में चार्ज कर सके। आउटपुट में हमें पता है 9 गाड़ियाँ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक गाड़ी ज़ाया हो गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर भी 19,000 है और यहाँ पर भी 19,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी ज़ाया हो गई और नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो हमें पता है यहाँ पर हर हालत हमारे पास 19,000 आना चाहिए। तो हम अगर ना भी लिखें तो अब पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 19,000 टोटल कॉस्ट, और एक्सपेक्टेड यूनिट का क्या फार्मूला था, इनपुट माइनस लॉस। तो 19,000 इनपुट 10 गाड़ियाँ थी और लॉस हुआ एक गाड़ी, तो 19,000 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ गया पर यूनिट, 2111 और 19,000। उधर हमने कुछ डिवाइड भी, पीछे हमने डिवाइड में कोई गलती की थी, अच्छा मुझे लग रहा है। हाँ देखो हमने 1900 किया हुआ है, ठीक है, बस इस चीज़ को आप लोग समझ लेना, इसको 1900 कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 10 को 1000 कर देंगे ताकि 10,000 बन जाए। मैंने यहाँ पर एक चीज़ की गलती कर दी थी, वो 1900 पर यूनिट आता है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में गलती और डिवीजन में गलती की थी। तो आप लोग ये समझ लेना, ये ना आप लोग को क्या किया, तो अच्छी बात है, आप लोग ये पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ पड़ जाएगी। अच्छा तो देखो वहाँ पर 1900 पर यूनिट आया था क्योंकि वहाँ पर लॉस नहीं था। हमने सेम एग्जांपल लिया और एक गाड़ी को लॉस कर दिया, तो अब हमारे पास पर यूनिट ज़्यादा हो गई है वैल्यू। तो यही तरीका है विद द लॉस हमें फाइंड करने का। क्या हो गया, विद द लॉस हमें फाइंड करने का। हमें पता है एक गाड़ी हमेशा लॉस हो जाती है, हमने वो लॉस में एक गाड़ी लिख दी, उसकी वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हमें पता है टी अकाउंट हमेशा सिमिलर होता है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर टोटल 19,000 होगी। अगर हम ये ना भी करें तो हमारे पास पता है हमारे पास कॉस्ट 19,000 है और एक्सपेक्टेड यूनिट्स हमारे पास इनपुट माइनस लॉस, तो वो 9 आता है। तो 19,000 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 211 पर यूनिट। अब देखो अभी यहाँ भी मैंने एक ज़्यादा लिख दिए पर यूनिट। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई हो। अब तीसरा टॉपिक और आखिरी टॉपिक आते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो ये घर बन रहा है, ठीक है, ये घर बन रहा है। अब इसमें एक कमरा है, उसकी 4 दीवारें हैं, ठीक है। अब ये 4 दीवारें जब बन रही थी ना, तो यहाँ पे से अटैच होती हैं, हमें पता है कमरा इसी तरह बनता है। अब आज के दिन क्या हुआ, ये प्रोसेस 1 में क्या हुआ, या आज के दिन क्या हुआ, ये दीवार बन गई, ये दीवार पूरी बन गई, लेकिन ये दीवार आधी बनी और ये भी दीवार आधी बनी। अब इसमें टोटल कॉस्ट आई ना इन चारों दीवारों को बनाने में 10,000। अब अगर हम इसको इक्वल चार्ज करेंगे तो वो तो गलत होगा, क्योंकि 2 दीवारें पूरी बनी है, 2 दीवारें आधी बनी है। तो हमें इसको इस तरीके से चार्ज करना है कि इस पूरी दीवार को इसके मुताबिक इसके ऊपर फेयर बेसिस पे चार्ज मिले, और ये आधी दीवार बनी है इसको इसके फेयर बेसिस पे चार्ज मिले। मतलब देखो अगर हम कहते हैं कि ये 10 फुट है, ये भी 10 फुट है और ये 5-5 फुट बनी है, तो हमें फिर ये टोटल कितने फुट होता है, 20-30। तो हम 1000 को 30 पे डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 33.3 पर फुट। तो अब हम 5 फुट को मल्टीप्लाई बाय 33 करेंगे और 10 फुट को यहाँ 33.33 करेंगे। ये नहीं कि हम टोटल जो 10 फुट को चार्ज करें वो इधर भी चार्ज करें, नहीं, हमें फेयर बेसिस पे चार्ज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम इक्विवेलेंट यूनिट्स, मतलब इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट के थ्रू हम चार्ज करते हैं। बोल तो मैं रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेने का। होप्स हो कि आपको नॉर्मल लॉस और जो आम सिंपल क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग की कॉस्ट निकालने का, वो दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग विद इक्विवेलेंट यूनिट वाला चीज़। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब आ जाता है हमारे पास ना प्रोसेस 1 के एंड पे या डे एंड पे कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा। मैं वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ा था कि वो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई, इन द प्रोसेस है, तो इसीलिए हम क्योंकि डे एंड हो जाता है और उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए हम उसे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। हम कहते हैं इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे, इनपुट प्लस इज इक्वल टू आउटपुट प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इस इक्वेशन में हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, F2 के लेवल पे। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, दूसरी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर
हाँ, यहाँ लिखते हैं हम लोग मटेरियल और कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स OH प्लस लेबर। ये हम इस तरह इधर ये नहीं लिखते, हम यहाँ पर हम लिखते हैं, यार ये लाइन यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आउटपुट प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक हो गया, हम ये इधर लिख लेते हैं। उसके बाद हम इधर एक लिखते हैं मटेरियल और कन्वर्जन, और यहाँ लिखते हैं टोटल, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और यूनिट्स, परसेंटेज कंप्लीशन और यूनिट्स। अब इसमें हमने क्वेश्चन में कहा गया है ना कि इनपुट हुआ था 1000 यूनिट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 300 यूनिट, तो ऑटोमेटिकली ये 700 हो गया। ये जो आउटपुट होता है ना, ये 100% हमेशा कंप्लीट होता है, और ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है ये हमें कहता है कि 300 यूनिट है। ये मटेरियल के हिसाब से इसमें मटेरियल 100% लग चुका है, और 300 ही यूनिट्स ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है इसमें लेबर जो लग चुका है वो है 40%। इस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग जब किट करोगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। मैंने आपको किट पे जब करवाऊंगा तब भी आपको मैं ये चीज़ें याद करवा दूंगा। अब कहते हैं आउटपुट क्या है, आउटपुट है 700 यूनिट। आउटपुट हमेशा क्या होता है, 100% कंप्लीट होता है, तो ये 700 हो गए। और कन्वर्जन के हिसाब से भी वो, कन्वर्जन मीन्स लेबर या ओवरहेड्स, तो वो भी 100% कंप्लीट होता है, तो ये भी 700 आ गया। समझ आ गई। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो मटेरियल के हिसाब से वो 100% कंप्लीट है और 300 यूनिट है, तो 300 के 300 आ जाएंगे। हाँ, ये किस तरह आता है, इसको हम 300 मल्टीप्लाई बाई 100% करते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट का फार्मूला ये है कि फिजिकल यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन, देयर परसेंटेज कंप्लीशन। और जो लेबर के हिसाब से 40% है, तो कितना आएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो कितना आता है 120। तो टोटल मटेरियल के हिसाब से 1000 यूनिट है और लेबर के हिसाब से 820 यूनिट्स कंप्लीट है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने मटेरियल को ऑन द फेयर बेसिस चार्ज करना है और लेबर को भी फेयर बेसिस पे चार्ज करना है। अगर हम 40% ना लें और कहें 300 कंप्लीट है, तो ये ज्यादती हो जाएगी मटेरियल को डिवाइड करते हुए। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि मटेरियल की कॉस्ट टोटल लगी हुई थी 10,000 और लेबर की लगी हुई थी 9,000। अब स्टेप 3 में हम कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट, यहाँ इसमें हम स्टेप 3 में हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट हो चुका है उसकी कितनी कॉस्ट आती है, या हम इसे स्टेप 3 में पहले फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो मटेरियल और लेबर टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 10,000 और यूनिट कितने कंप्लीट है 1,000, तो कितना आ गया 10 पर यूनिट, पर इक्विवेलेंट यूनिट, पर यूनिट नहीं पर इक्विवेलेंट यूनिट। और लेबर कितना आता है 9,000 डिवाइडेड बाय 820 यूनिट्स, तो कितना आएगा 10.9 पर इक्विवेलेंट यूनिट। 10.97 आता है, इसको हम 10.97 ही लेंगे, 11 नहीं कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब 10.97 हो गया और इधर 10 हो गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमने, ये मैं क्यों स्टेप करवा दूं मैं आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लेने का। कॉस्ट ऑफ आउटपुट फाइंड करना है। ये जो आउटपुट, ये जो इनपुट, जो दोनों कॉस्ट इनपुट हुई थी 10, ये तो यूनिट्स है ना, 10,000 प्लस 9,000, जो 19,000 आउटपुट इनपुट हुई थी टोटल का, इसमें आउटपुट का कितना हिस्सा है, तो ये अब हम फाइंड करते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 1000 पे और 300 को इसको चार्ज करते 700, तो ये गलत है, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 300 यूनिट्स में कुछ मटेरियल के हिसाब से एक तरीके का कंप्लीट है और लेबर के हिसाब से एक तरीके का कंप्लीट है, तो इससे हम डायरेक्ट चार्ज ही कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ आउटपुट मटेरियल के हिसाब से कितना है, आउटपुट हमेशा पता है हमें, टोटल कंप्लीट होगा 700 यूनिट, इधर भी कंप्लीट होंगे 700 यूनिट, इधर भी कंप्लीट होंगे। मटेरियल के हिसाब से 10 पर इक्विवेलेंट यूनिट आता है। इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं मटेरियल के, आउटपुट के 700, तो 7,000, और लेबर के हिसाब से कितना है, मल्टीप्लाई बाय 10.97, तो ये बनता है 7679। क्या बनता है 7679 कन्वर्जन के हिसाब से आउटपुट की, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो क्या बनेगा 14679। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ आउटपुट। क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ आउटपुट।
ठीक हो गया। अब स्टेप 5 में जाते हैं। स्टेप 5 में हमें पता है टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है 19,000। इससे अगर हम माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ आउटपुट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट आ जाएगी ना। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारे पास अब जो 19,000 इनपुट हुआ था, जो 19,000 इनपुट हुआ था उसकी में से जो आउटपुट की कॉस्ट आई है 14,679 आ गई, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट आई है 4,321 आ गई। हम इसको इक्विवेलेंट यूनिट के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर इक्विवेलेंट यूनिट के थ्रू हम इसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट को फाइंड करें तो वो किस तरह होगा, मटेरियल के हिसाब से 300 यूनिट टोटल कंप्लीट है तो 10, तो ये बनता है हमारे पास $3,000 टोटल कॉस्ट। और अगर लेबर के हिसाब से देखें हम लोग तो हमारे पास 120 यूनिट कंप्लीट थे और 10.97 है, तो कितना आता है 1316। इनको अगर हम प्लस करें तो 4316 बनता है। अब आपको यार ये 4316 क्यों बना, उधर 4321 ₹5 का फ़र्क क्यों आया $5 का, तो यहाँ पर हमने जो 97 ले लिए थे इसके आगे भी कोई डिजिट्स है, मैं आपको फिर भी प्रूफ करके बता देता हूँ। 9000 डिवाइडेड बाई 820, तो ये देखो कितने ज़्यादा डिजिट्स हैं। ये हमने क्योंकि सारे डिजिट्स लिए नहीं है इसलिए कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। इसलिए मैंने आपको कहा था ये मेथड सबसे इजी है, लेकिन अगर आप इससे करना चाहते हो कर लो, कोई मसला नहीं आएगा। आपको बस ये ख्याल रखना है कि इधर जो आप ले रहे हो आप जब यहाँ पर करो तो इसको पूरे वैल्यू को लेकर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाले स्टेप से फॉलो कर लेते तो वो ज़्यादा ईजी है। अब इसका टी अकाउंट किस तरह बनेगा, इनपुट में मटीरियल कॉस्ट थी हमारे पास, टोटल यूनिट्स थे हमारे पास 1000, इनपुट हमारे पास पता है हमारे पास 1000 यूनिट थे, और टोटल मटेरियल कॉस्ट थी हमारे पास 10,000 और लेबर कॉस्ट थी हमारे पास 9,000, तो ये बन गया 19,000। यहाँ भी हमें 19,000 लेना है। आउटपुट हमारे पास कितने यूनिट्स थे 700, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास यूनिट्स थे 300। अब 700 यूनिट की हमने आउटपुट की कॉस्ट यहाँ पर निकाली है 14,679 थी, और आउटपुट की कॉस्ट हमारे पास क्लोजिंग एंड वर्क इन प्रोग्रेस की है, ये लिख दो या ये लिख दो, लेकिन अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, तो ये लिख दोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह आता है, देखो ये सारे स्टेप्स आप अपने पास नोट कर लो, इसी तरह के एग्जाम्पल बना लो खुद ब खुद, आप लोग देख लो आंसर सही आएगा। आपको वो कहता है ना कि इनपुट के यूनिट्स इतने थे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल के हिसाब से इतना कंप्लीट और लेबर के हिसाब से इतना कंप्लीट है, मुझे बताओ इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ रहे हैं मटेरियल के। तो आपको जस्ट सिंपल ये इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। ये वाले लेबर के पूछे, कन्वर्जन के पूछे, तो आपने ये इक्विवेलेंट यूनिट्स बता देने आंसर में। अगर आप इसी मेथड के जाओगे तो आपको 100% क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कहते हैं कॉस्ट ऑफ आउटपुट क्या थी, तो आप ये निकाल लो। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या थी, तो ये निकाल लो। आप लोगों को कहते हैं कि मटेरियल का कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या थी, तो ये बता दो। इक्विवेलेंट लेबर की इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट क्या थी पर यूनिट की, तो ये बता दो। आपको क्या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या थी, तो दोनों को प्लस करके बता दो, ठीक है। अगर मैं आपको किट में कोई क्वेश्चन देखूं तो मैं आपको एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, फिर हम वो किट के वक्त नहीं करेंगे वो क्वेश्चन। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, आपके इस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको कहते हैं इनपुट इतने यूनिट है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने यूनिट है, बताओ आउटपुट कितने हैं, ठीक है। इसी तरह जो लॉस की इक्वेशन है जो मैंने आपको शायद लिखवाई है पीछे, नॉर्मल लॉस कहाँ पर है, नॉर्मल लॉस कहाँ पर है, ये है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस की क्या इक्वेशन आती है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। तो ऑफकोर्स यही इक्वेशन मैंने आपको बोल भी रहा था, तो ये आ जाएगी 1000 इनपुट हुए और यहाँ पर हमने जो गाड़ी की एग्जांपल ली थी 10 गाड़ियाँ इनपुट हुई थी, 9 आई हैं तो 1 लॉस हो गया। तो ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। मैं आपको किट में क्वेश्चन ढूंढता हूँ वो करवाता हूँ। अच्छा पेपर को सॉरी पेपर कहता हूँ, किट में क्वेश्चन 8.15 इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब मैं 1 सॉल्व करता था मेरे लिए सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अब मेरे लिए हलवा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओए पूरा कैमरा हिल गया।
अच्छा, इस क्वेश्चन में कहता है क्या, इस क्वेश्चन में आपके लिए पूरा एक बनाया हुआ भी है, लेकिन हम फिर बनाएंगे। ये कहता है कंपनी प्रोड्यूसेस अ सर्टेन फूड आइटम इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन 1 November देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कोई नहीं होता, आप लोग MA1 में नहीं दिया गया होगा। During November, 500 units of material were input in the process with the cost of 9,000. Direct labor cost in the November were 11,520. The equivalent unit at the end of November were this. अब ये हमें कहता है इनपुट जो स्टेप 1 है, आउटपुट प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री, यार आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। इनपुट है 400, आउटपुट है 400 यूनिट, फिनिश यूनिट्स जिसे कहते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स है। तो इनपुट है 500 और आउटपुट अगर 400 है, तो ऑफकोर्स इक्वेशन बैलेंस करें तो ये 100 ही आता है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। अब स्टेप 2 में हमने इक्विवेलेंट यूनिट का वो बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इधर लिखेंगे मटेरियल और यहाँ पर है कन्वर्जन का लेबर है, ठीक है, यहाँ पर भी लेबर गिवन, या फिर मैंने ये गलत लिख दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे, इधर हम लिखेंगे फिनिश यूनिट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पर हम लिखेंगे मटेरियल और यहाँ हम लिखेंगे लेबर, यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज और यहाँ लिखेंगे यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स, और यहाँ हम टोटल लिखेंगे। कहता है कि जो फिनिश गुड्स यूनिट्स हैं वो तो हर हालत में 100% हर प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मटेरियल के हिसाब से 100%। अच्छा, यहाँ पर हमें जो मटेरियल दिया गया ना वो 100 यूनिट, जो फिनिशिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 100% कंप्लीट है। तो यहाँ पर 100% कंप्लीट है, तो ये भी 100 आ जाएंगे। और जो लेबर के सीन से है ना, ये 80% कंप्लीट है। तो 100 यूनिट्स हैं, 80% कंप्लीट है, तो 80 यूनिट्स आ गए। टोटल इसके कितने हो गए, 500 इसके। अच्छा, तो यार वो वीडियो बार बार कट हो रही थी, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था। अच्छा, तो हमने क्या कह रहे थे, हम लोग यहाँ पर थे कि देखो क्वेश्चन भी गायब हो गया। अच्छा, मटेरियल के लेबर के हिसाब से उन्होंने कहा कि 80% कंप्लीट है, तो हमने यहाँ पर 80 लिख दिया, तो इनको प्लस किया तो 480 आ गया और यहाँ पर 500 आ गया। अब सेकंड मेथड में हमने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल और लेबर। मटेरियल कितना टोटल यूज़ हुआ है हमारे पास 9,000 एंड लेबर कितना यूज़ हुआ है 11,520। इसको 500 पे डिवाइड कर देंगे और इसको 480, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट यूनिट 480 है, इसके 500 है। तो आंसर क्या आता है, हम ये निकालते हैं पहले। ये आता है 18 और ये आता है 24। अब हम इसमें से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, यानी इधर लिखा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, मतलब आउटपुट के कॉस्ट ऑफ आउटपुट हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाई 400 एंड 24 मल्टीप्लाई बाई 400, क्योंकि दोनों 400 है। मटेरियल लेबर में आउटपुट यूनिट की बात कर रहा हूँ, नॉट मैं वर्क इन प्रोग्रेस की नहीं, आउटपुट फिनिश यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई बाई 400 तो आता है 9600 एंड यहाँ पर आता है 18 मल्टीप्लाई बाई 400 7200। इनको अगर हम दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, जो कि है 16,800। लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हम टी अकाउंट बनाते हैं, इनपुट है एक 9,000 एंड 11,520। यहाँ पर हमारे पास हैं 400 यूनिट आउटपुट के और उसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास 16,800 आ गई। और यहाँ पर जो बाकी यूनिट रह जाते हैं 100, उसकी अगर हम निकालना चाहें तो ये कितना बनता है 9,000 प्लस 11,520 20,520। और अगर इससे हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंसिंग पे, हमने अगर FA1 पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो बैलेंसिंग आपको निकालना आता होगा, सिर्फ जस्ट डिफरेंस निकालना है। तो 3720 अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास ये भी 2520 आ जाता है। ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिए, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ आउटपुट की कॉस्ट निकालनी, तो 16,800 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हम ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों की तसल्ली हो जाए कि मैंने सही आंसर निकाला है। सी 16,800। जो मेथड मैंने बताया 5-6 स्टेप्स पे, वो आप लोग याद कर लो तो आप लोग को बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप तक अस्सलाम वालेकुम।